दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। आइए, आज की इस प्रोग्राम की बहुत अहम कड़ी है और हम चाहते थे क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं, पेरेंट्स हैं, कसीर तादाद में ऊपर का भी हॉल पैक हो गया, उसके ऊपर का भी पैक हो गया है। तो दो दुविधा थी इसके अंदर कि मैडम की बात अगर जल्दी कराएं तो पीछे आने वाले जो है तो इससे महरूम ना रह जाएं, लेकिन अब हमको जो है तो ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि नाउ वी कैन कॉल टू असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा सैयद अस्मा साहिबा। मैं पुरजोर तालियों से आवाज़ देता हूं और 1 मिनट के अंदर सिर्फ ये बता दूं कि मैडम का ताल्लुक जो है तो नांदेड़ से है और मैडम जो है तो उर्दू मीडियम की स्टूडेंट है, खैरुल उलूम हाई स्कूल, यहाँ से जो है तो मैडम की 10 तक के जो है तो एजुकेशन हुआ है। उसके बाद जो है तो मैडम ने 11-12 में अपना रुख किया और ख़ास बात यह है कि मैडम का जो ताल्लुक है जिस घराने से, इनके वालिद साहब भी यहाँ बैठे हैं, तो एक पुलिस में जो है तो ड्राइवर है और हमने देखा है कि इनका जो मकान भी जिस तरीके से है एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक ऐसी होनहार बच्ची कि जो 10वीं तक अपनी उर्दू मीडियम से पढ़ती है और ख़ास बात यह है कि एमपीएससी की जो मैडम ने तैयारी की है वो विदाउट एनी कोचिंग क्लास की है। ये तो मेरे नज़र में आज के वक्त में जब ट्यूशन्स का दौर है तो लाखों में एक ही ऐसा होता होगा जो विदाउट कोचिंग एमपीएससी को क्रैक करता होगा। ये इस चीज़ के मैडम जो है तो हकदार हैं, मैडम को मुबारकबाद देते हैं। तो मैं और हमारी जो है तो आज मैडम को बुलाने का, मैडम से मुझे असल में 1 महीना पहले बात हो गई थी और इसीलिए हमने जो है तो परमिलाताई ओक हॉल बुक किया था, जो 6 तारीख का जो आपने सुना था ना इससे पहले। तो मैडम चूंकि आ रहे थे तो हमको मालूम था कि वहाँ पे मैडम को सुनने के लिए लोग आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैडम का ट्रेनिंग का शेड्यूल था इसलिए वो कंफर्मेशन नहीं दे पाए। दूसरी ट्रेजेडी ये हो गई कि कुछ हॉल का मसला हुआ तो हमने प्रोग्राम को यहाँ शिफ्ट किया। जब हमने प्रोग्राम को यहाँ शिफ्ट किया हुआ तो फिर उसके बाद में जो है तो मैडम के वालिद साहब का फ़ोन आ गया कि हम लोग जो है तो आ रहे हैं। मैं ज़हीर काजी साहब से बहुत ज़्यादा मुअद्दबाना जो है तो इनसे मैंने उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वादा जो इन्होंने किया था, हमने पूरी उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने एक बात मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी जो नीयत है मैडम को बुलाने की, आप जो चाहते हैं किसी भी तरीके से अगर मार्जिन निकलता है तो इंशाल्लाह हम अकोला आएंगे। और अभी 2 दिन मैडम जो है तो पुणे से नांदेड़ आए हैं और उसमें से 1 दिन उनका पूरा जो है तो यहाँ पर जा रहा है। तो ये जो लोग जो है तो सच्चे होते हैं वो वादे के पक्के होते हैं। और ज़हीर साहब ने मुझे खुद फ़ोन किया 5 दिन पहले कि हम इंशाल्लाह जो है तो मैडम आ रहे हैं और आपका प्रोग्राम हम मिस नहीं करेंगे। तो मैं ज़हीर साहब की भी जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ और मैडम को आवाज़ देता हूँ कि मैडम आप आएँ। यहाँ बच्चियाँ, कॉलेज की स्टूडेंट्स भी आई हैं, पेरेंट्स भी आपको सुनना चाहते हैं, आप यहाँ पर खुलकर आपका टाइम लें और खुलकर आप बात करें। मोहतरमा अस्मा सैयद, असिस्टेंट कमिश्नर, नागपुर। स्टेज पर मौजूद सभी मेहमान खुसूसी, मोहतरम असातिज़ा, फ्लाइंग कलर्स एसोसिएशन के सारे अरकान, सरप्रस्त और मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फ्लाइंग कलर्स एसोसिएशन फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे बात करने का मौका मिला, आप सबसे मुलाकात हुई। जैसे कि सर ने बताया कि पिछले 1 महीने से हम कांटेक्ट में थे कि किस तरह मैं आ पाऊँ और बहुत चेंजेस हुए। पापा का बहुत इंसिस्ट था कि मैं आऊँ और जो सर ने ये बताया कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो जानना चाहती हैं कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव जो सेक्टर है उसमें कैसे आए, गवर्नमेंट सर्विस में कैसे आए। और साथ ही मैं फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ 6 साल मुकम्मल करने के लिए। एक बहुत बड़ी बात होती है अपनी पर्सनल लाइफ में से कुछ ऐसे मोमेंट्स निकालकर समाजी जो काम किया जाता है और इतने डाइवर्सिफाइड सेक्टर से मैं अभी लीफलेट पढ़ रही थी तो मुझे मैं मुतासिर हुई, बहुत सराहती हूँ और मैं विश करती हूँ सर को कि आने वाले सालों में ये फाउंडेशन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। सबसे पहले मैं थोड़ा सर ने तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, शुक्रिया सर। फिर भी मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। मैं अस्मा सैयद नांदेड़ से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी जमात अव्वल से जमात दहम तक जो तालीम थी वो उर्दू मीडियम से हुई। 11th और 12th मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से किया, फिर BA इंग्लिश मीडियम से, फिर MA इकनॉमिक्स और 2019 बैच MPSC स्टेट सर्विसेज
उसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की पोस्ट मुझे मिली। और फ़िलहाल तो प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, लेकिन मेरी पोस्टिंग नागपुर जीएसटी भवन में है फ़िलहाल। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह कामयाबी मिली, और जैसे सर ने बताया मैं उर्दू मीडियम से थी, और इसका बहुत मामूली मतलब एक आम सी लड़की थी, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ऐसा बहुत ज़्यादा स्कॉलर या ऐसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खुदा की मेहरबानी थी, और मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि मेरे माँ बाप थे, उनका जितना सपोर्ट था वो एक पिलर्स थे मेरे लिए, और उन्होंने जिस तरह से मुझे शेपअप किया, जो गाइडेंस दिया, उस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई वो घर के बिल्कुल नज़दीक था, और पापा का ये था कि बच्चे जहाँ भी जाएँ घर से नज़दीक जाएँ, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग अकेले रहते थे। पापा को मतलब बहुत स्ट्रिक्ट उनका शेड्यूल होता था, तो उनका ये कहना था कि बच्चे करीब रहेंगे तो मतलब उनको भी सुकून रहेगा। तो इसी तरह से शुरुआत हुई। मेरी मम्मी बहुत मतलब उनका ये रहता था कि मैं घर पे पढ़ाई करूं, तो कोचिंग का वहाँ पे इसलिए जमात अव्वल से लेके मैट्रिक में भी मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ग्रेजुएशन में भी नहीं, एमपीएससी में भी नहीं। तो मम्मी पापा भी एजुकेटेड थे, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। घर में मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन मैं एक बताना मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि किस तरह से अभी तक का सफ़र हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि 1st से 10th तक बिल्कुल उर्दू मीडियम था, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश मराठी बिल्कुल बहुत वीक थी। मतलब कि जब 11th-12th में गई तो इंग्लिश मीडियम लिया हमने, और आर्ट्स स्ट्रीम, क्योंकि उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे MBBS नहीं करना है। वो बायोलॉजी बिल्कुल मुझे मतलब पसंद नहीं आता था। हालांकि 10th में मार्क्स अच्छे थे, मैथ्स और साइंस दोनों में आउट ऑफ मार्क्स थे, लेकिन फिर भी 11th-12th में आर्ट्स स्ट्रीम लिया, वो भी इंग्लिश मीडियम से। वो लोगों ने बहुत डांटा भी, और अभी भी मतलब कुछ सिलेक्शन होने से कुछ दिन पहले तक लोगों को लगता था कि मैं बहुत अहमद खाना, वो एक डिसीज़न था आर्ट्स स्ट्रीम लेने का, लेकिन उस वक्त ले लिया था क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज करना था। लेकिन इंग्लिश बहुत वीक थी, और हमारा जो कॉलेज था यशवंत कॉलेज, जैसे सर ने बताया कि मैं सफ़ा उर्दू स्कूल से 7th तक, और खैरुल उर्दू हाई स्कूल 8 to 10 वहाँ पर उर्दू मीडियम से पढ़ाई की। बाद में यशवंत कॉलेज में 11th-12th किया, तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम नहीं था, और मैंने ऐसा किया कि 11th-12th आर्ट्स स्ट्रीम से, वो भी इंग्लिश मीडियम से। पढ़ाने के लिए वहाँ कोई नहीं, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मतलब बहुत वीक थी इंग्लिश में। पापा पोस्ट ग्रेजुएट थे इंग्लिश में, तो उनका सपोर्ट था वहाँ पे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता था, इतना मतलब इंग्लिश से डर भी लगता था, और उतना बैकग्राउंड ही नहीं था। तो ऐसा हुआ कि सेल्फ स्टडी वहाँ से करनी पड़ी। आर्ट्स स्ट्रीम में इंग्लिश मीडियम का जो 2 साल मेरे गए, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने क्या किया कि उर्दू के डाइजेस्ट भी ख़रीद लिए, ताकि मुझे समझ में आए कि ये किताब में लिखा क्या है। मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो शायद वो 2 साल के जो पीरियड था कि मैं इंग्लिश उर्दू से एकदम इंग्लिश में स्विच हुई, तो वहाँ पर मेरी इंग्लिश का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हुआ। तो जो हम कहते हैं ना कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी को कॉलेजेस बराबर नहीं मिलते, तो मुझे वो स्वामी विवेकानंद का कोट याद आता है कि जितने आपके रास्ते में कांटे हैं, उतनी आपकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। तो वो जो इंग्लिश मीडियम की मेरी प्रॉब्लम थी, वो मेरी सॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने डबल मेहनत की 11th-12th में। BA आर्ट्स, फिर से आर्ट्स स्ट्रीम था, इंग्लिश मीडियम था, और फिर से नांदेड़ में जो मेरा कॉलेज था वहाँ पे इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता था। फिर से मैंने सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी का जो मेरा बैकग्राउंड था वो पक्का होता गया। और उस वक्त मराठी मीडियम में पढ़ाया जाता था, मैं मराठी के लेक्चर्स करती थी, क्योंकि इंग्लिश के लेक्चर्स हैं ही नहीं, तो वहाँ पर मेरी मराठी स्ट्रॉन्ग हुई। और फिर मैंने 2016 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया, और पहले अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और मैंने 3 इंटरव्यू दिए, और 19 में क्लियर हो गया। मैं थोड़ा UPSC MPSC के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो UPSC MPSC करते हैं या फिर जानते हैं,
हाथ उठाइए प्लीज़। माशाल्लाह, मतलब है, मुझे खुशी हुई कि हमारे बच्चों को पता है। फिर मैं थोड़ा बेसिक में बताना चाहूँगी कि MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्लास 1 गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं। UPSC में जैसे कि IAS, IPS, IRS, और MPSC में होते हैं क्लास 1 की जो पोस्ट हैं जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, DYSP, ACST, BDO, डिप्टी CEO, ये जो सारी पोस्ट होती हैं। और कुछ क्लास 2 की जैसे कि ARTO, ABDO, एजुकेशन ऑफिसर, ये सारी पोस्ट MPSC कंडक्ट करती है। इसके लिए हर साल ऐड निकलते हैं और उस ऐड में उसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस वो इस तरह होता है कि 3 लेवल होते हैं। एक होता है प्री, एक होता है मेंस, एक इंटरव्यू। जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया वो मेंस एग्ज़ाम दे सकता है, और फिर MPSC मेंस एग्जामिनेशन में से जितने सीट हैं उसके ट्रिपल कैंडिडेट्स को चुनती है, उनका इंटरव्यू लेती है, और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनकर जो टॉप जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। इस साल तो खैर MPSC का सिलेबस भी बदल गया है और सारा UPSC की तरह हो गया है। प्रीलिम्स में 2 एक GS और एक CSAT है, मेंस में टोटल 9 पेपर्स है और इंटरव्यू है। आपको उसका डिटेल सिलेबस, क्वेश्चन पेपर जो भी चाहिए वो mpsc.gov.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर कई पेरेंट्स भी हैं, तो जनरली मैं जनरल तौर पर बताऊँगी कि किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जिनके पास फाइनेंशियल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास तो मतलब हम मिडिल क्लास से थी तो फाइनेंशियल तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि प्रॉपर कोचिंग नहीं थी, नांदेड़ में कोचिंग नहीं थी। और मम्मी पापा का स्पेशली लड़कियों के मामले में तो होता ही है कि बाहर, शहर के बाहर अकेले कैसे पढ़ेंगे, प्रॉपर कोचिंग भी नहीं है। तो वहाँ पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग के लिए जाइए तभी आपका क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। मतलब कि एक मतलब आपने शुरू किया, पहला अटेम्प्ट दिया, बंद कर दिया, नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कम से कम मतलब आपका 1 साल तो जाता ही है। आपने 1 साल हार्ड वर्क करना है और कंसिस्टेंटली करना है, तभी मतलब आपको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कई बार मतलब आप जैसे कि मैंने सेल्फ स्टडी के बारे में बात की, तो लोग घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सुबह में 8 बजे ही उठेंगे, शाम में आप 8 बजे ही सोएंगे, या फिर आपका आधा टाइम मोबाइल में जा रहा है, या फिर खेलकूद में रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकल रहे। मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको कि मैंने 3 साल एक साथ पढ़ाई की MPSC के लिए, और मैं इतनी पढ़ाई करती थी कि जब मेरे घर पर मेहमान आते थे उनको पता भी नहीं चलता था कि अंदर कमरे में मैं बैठ कर पढ़ाई कर रही हूँ। और शायद इतने सारे मेरे रिश्तेदारों की शादियाँ मैंने अटेंड नहीं की। मतलब कोई सोशल ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो, या फिर कोई इन्जॉयमेंट की जैसी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, वो नहीं की मैंने। उस बारे में अभी तक मुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा बहुत रिक्रिएशन ठीक है, लेकिन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपना वो जो एक जनरल होता है ना कि घर में हो, या फिर आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, तो मैंने बहुत सारी कोचिंग के बारे में सुन रखा है कि वहाँ पर बच्चे जाते तो हैं लेकिन वो लेक्चर चलता रहता है, उनका अपना ही कुछ टाइम पास ऐसा है। साल निकल जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल निकल जाते हैं, क्लियर नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि कंसिस्टेंसी, और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। कोई भी काम आप कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। मतलब अगर आप अगले साल MPSC देना चाहते हैं, आपको प्लान करके जाना है कि ठीक है इतना सिलेबस है, इतने दिन में मैंने कंप्लीट करना है। आज शाम में सोते वक्त आप डिसाइड कर लीजिए कि कल के दिन भर में मुझे क्या पढ़ाई करना है, या फिर इस महीने में इतना कंप्लीट करना है, इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और इतना पोर्शन कंप्लीट ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो वाली जो प्लानिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसे देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी करते हैं उनके पास इतने बुक्स होते हैं और कोई भी काम की नहीं। अब आपको मैं बता दूं कि जो MPSC या UPSC की बुक्स हैं वो बहुत सिलेक्टेड है, स्टैंडर्ड है, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी और वो बहुत सस्ती भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 50-50 हज़ार, ऐसा कुछ नहीं है। 10,000 में आपकी सारी किताबें, सारा मटेरियल आ जाएगा। आई थिंक 10,000 में तो पूरा खर्च होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। तो ये वाली बात तो है ही नहीं कि बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत बुक्स लेनी पड़ती है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अटेम्प्ट लिमिट है UPSC में, MPSC में भी थी, अभी उन्होंने निकाली। तो आपको ऐसा है कि सिर्फ 6 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 6 अटेम्प्ट में आपको जितना करना है। अगर आप इस मरतबा इंटरव्यू तक भी जाते हैं लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो अगले साल आपको प्रीलिम से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि एकदम आखिरी स्टेज पर जाने के बाद भी अगर आप फेल होते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा डिप्रेसिव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक प्लान भी होना चाहिए। मेरी एक मिस्टेक ये हुई थी कि जब मैंने शुरुआत की थी, जैसे बताया कि मुझे MBBS करना नहीं था, तो मम्मी पापा को बता दिया था कि नहीं मुझे कुछ और करना है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि सिविल सर्विसेज, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो शुरुआत से बहुत सारे ऑफिसर्स को मैं बचपन से देखती थी, SP साहब हो गए, DSP साहब, DIG, IG, यहाँ तक भी बहुत फंक्शंस में तो उनसे मुलाकात होती थी। तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन थी कि सिविल सर्विसेज के अट्रैक्शन था, तो सिविल सर्विसेज लिया, लेकिन मेरा कोई प्लान भी नहीं था। तो बाद में मुझे ऐसा लगने लगा, जब मैं करीब आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी। मतलब मेरी तो इतने साल की मेहनत चली गई, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी आप में से कि अगर आपका कोई प्लान बी हो तो बहुत अच्छा है। प्लान बी का मतलब ये है कि आप कोई प्रोफेशनल डिग्री से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एकेडमिक की हो, आप कोई मेडिकल डिग्री लेकर या इंजीनियरिंग डिग्री भी हो तो भी वो आपका प्लान बी के तौर पर काम कर सकता है। मुझे आखिर में जब आइडिया आया तो मैंने फिर अपना सेट कंप्लीट किया, MA कंप्लीट किया, फिर सेट के कहीं अगर ये ना हो पाया तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अपना करियर बना सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सिलेक्शन हो गया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम इस स्टेज पे थे कि कहाँ से प्रिपरेशन की शुरुआत करें। स्पेशली यहाँ पर मैं जो स्टूडेंट देख रही हूँ वो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अभी से शुरुआत कीजिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। शुरुआत तो कैसे करनी है, मतलब अभी तो शुरुआत करनी है लेकिन कैसे करनी है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस स्ट्रीम में तो साइंस स्ट्रीम में जाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फोकस रहे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है MPSC UPSC की बात कर रहे हैं तो उसमें 8 स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स प्राइमरी रहते हैं, जैसे कि स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो सिविक्स होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप आर्ट्स स्ट्रीम लीजिए। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साइंस स्ट्रीम लीजिए, आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लीजिए, कोई मसला नहीं है। और एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोचिंग कहाँ करें, घर पर मतलब कोचिंग लेना या नहीं लेना वो भी आपके ऊपर है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, फोकस रह सकते हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उतना टाइम दे सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। वरना आप कोचिंग लेना चाहें तो कोचिंग के लिए भी आप दिल्ली जा सकते हैं, UPSC के लिए, MPSC के लिए पुणे जा सकते हैं। और जिस तरह से फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन है, इसी तरह से बहुत सारे NGOs हैं जो फ्री में कोचिंग लेते हैं MPSC UPSC की। मैं आपको बताना चाहती हूँ ZFI, जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द, ये जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स हैं वो फ्री में कोचिंग देते हैं। वो आपको रेजिडेंशियल भी कोचिंग देते हैं, आपका रहने का इंतज़ाम होगा, आपका ये सारा इंतज़ाम होगा और साथ में आपको कोचिंग भी दी जाएगी। इसी तरह पुणे में भी है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। सर जिस तरह से बता रहे थे कि वो स्कीम्स के बारे में मालूमात देते हैं, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों को पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 50,000 का आपको एक अमाउंट दिया जाता है
आपके आगे की अटेम्प्ट्स के लिए, आपके आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि आप मेंस क्लियर कर सकें, आप बुक्स ले सकें, या फिर आपको कोचिंग के लिए कहीं जाना हो तो इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। ये जो नई उड़ान स्कीम है सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। जो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब स्कूल से आगे गुजर चुके, मतलब कि ग्रेजुएट हैं, तो आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। एमपीएससी यूपीएससी करने के लिए आपको सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं या फिर आप कौन सी एज में हैं। 32 ईयर्स से अगर आपकी एज कम है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक मतलब शुरुआत कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और वो जो हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप भी इसमें सक्सेस मिल सकती है। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हों इसके स्पेसिफिक तो मैं वो लूँगी, लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, गवर्नमेंट सर्विस में पर्दे का प्रॉब्लम, जो पर्दा करती है वो नहीं कर सकती, या फिर आप मैनेज नहीं कर सकती। जिस तरह से इस्लाम में औरतों की तालीम का है, उस तरह से आजकल ये ज़रूरत है कि हमारी औरतें भी, हमारी लड़कियां भी गवर्नमेंट सर्विस में आए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में एक हदीस भी है कि तलबुल इल्म फरीज़ातुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमातिन। तो मुझे लगता है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं। और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि हमारी लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गवर्नमेंट सर्विस में। मैं पिछले 8 महीने से सर्विस में हूँ और मुझे इस तरह से कोई पार्शियलिटी जिसे कहते हैं, ऐसा कभी मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे कभी किसी ने टोका नहीं कि आप हिजाब क्यों प्रैक्टिस करती हैं, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप उसे सिर्फ इसलिए उन्हें मत रोकिए कि वो लड़कियां हैं, या फिर आप उनको किस तरह से इसमें आगे बढ़ना देना चाहेंगी। और स्पेशली जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं अभी से उन्हें कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। आजकल ट्यूशन एक फैशन बन गया है कि मतलब बच्चों को किसी तरह से हर दिन भर ट्यूशन में लगा दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का शुरू से ही था कि वो घर में पढ़े, और इसका ये मकसद था, ये नहीं था कि पैसे बच जाएंगे या फिर ट्यूशन में बाहर जाकर। इसका ये मकसद था कि सेल्फ स्टडी आपको कोई भी फील्ड हो उसमें आपको काम आने ही आने वाली है। अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हमारी ट्रेनिंग में भी एग्जामिनेशन होते हैं और वहाँ पर हमको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो सेल्फ स्टडी की अगर शुरुआत से आदत हो तो बाद में बहुत उसकी मदद होती है। मोबाइल आज का जो है अच्छी बात है, कुछ बहुत सारे अच्छे उसकी फ़ायदे भी हैं, लेकिन छोटे बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए, मेरा सजेशन रहेगा। सिर्फ बच्चा रो रहा है या फिर कुछ बहलाने के लिए आप मोबाइल दे रहे हैं, वो एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे हैं, अगर आपके 5 से 5 साल या फिर उसके आसपास, तो उन्हें मोबाइल से दूर रखिए, किताबों की आदत दिलवाइए। मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे घर में बचपन से लेकर अभी तक भी 3 न्यूज़पेपर आते हैं। तो वो तो ऐसा नहीं कि मतलब सब, एक उर्दू होता है, एक मराठी, एक इंग्लिश, और पापा का ये होता है कि हम वो पढ़ के निकालें। तो कहीं ना कहीं वो आदत हुई और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी बहनों को भी फ़ायदा हुआ। तो न्यूज़पेपर जो थोड़ा थोड़ा मिटता जा रहा है हमारी सोसाइटी से, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। एक मोबाइल का सब्सक्रिप्शन कम कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो रीडिंग की हैबिट है वो कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी न्यूट्रिशन की। हम न्यूट्रिशन और जो हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। हमारे बच्चों को एक तो वो बेटाइम खाते हैं, बेटाइम सोते हैं, और इसका पढ़ाई पे बहुत असर होता है। हम लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं कि बच्चे हैं उनके हिसाब से करने देते हैं, रात में पढ़ रहा है पढ़ने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ तो रहे। लेकिन आप देखिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो सुबह में होती है 9-10 बजे के टाइम पे। अगर आप वो बच्चे की आदत है कि सुबह 9-10 बजे तक सो रहा है, रात में आधी रात में पढ़ाई करके, तो फिर वो एग्ज़ाम में कैसे लिखेगा? उसका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया हुआ होता है। वो पूरी पढ़ाई भी करे ना तो एग्जामिनेशन में जाके उसको उस वक्त नींद आएगी।
और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी अपने बच्चों को बचपन से आदत डालिए कि आप उस सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें, और मतलब ये ग्रेजुअली होना होगा। आप अचानक एक बच्चे को जाकर ये नहीं बोल सकते जो आधी रात में पढ़ाई करेगा तो अभी पढ़ाई मत कर, सो जाओ और सुबह उठ। ग्रेजुअली वो टाइम पीरियड वहाँ से कम कीजिए, सुबह में धीरे धीरे मतलब उसके उठने की टाइमिंग जल्दी कीजिए। फजर के वक्त उठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तहज्जुद के वक्त उठेंगे तो 100% सक्सेस गारंटीड है, मैं आपको गारंटी देती हूँ। और हाइड्रेशन के ऊपर भी मैं कहना चाहूँगी कि पानी जो होता है 70% ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स वाटर, तो पानी बहुत ज़रूरी है कि वो पूरा पानी पिए, क्योंकि जितनी वो पढ़ाई कर रहा है उसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो पानी के ऊपर ध्यान दीजिए, वो हमारे जो ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिव रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी अगर मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक। जी सर। जी बिल्कुल गलत है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपनी मदर टंग में पढ़ाई करते हैं तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। मैंने आपको बताया कि मैंने 1st से 10th तक उर्दू मीडियम में पढ़ाई की और मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन मेरा जो बेस ना वो बहुत पक्का हो गया था उर्दू मीडियम की वजह से। उस वक्त नांदेड़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, बहुत सारे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा का ये था कि नहीं, बच्चे को मदर टंग में एजुकेशन देना चाहिए ताकि उसको समझ आ सके। वो बच्चा आप 6-7 साल के बच्चे को इंग्लिश मीडियम की बुक देते हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि उसमें लिखा क्या है। वो रट्टा मार के जाएगा, रट्टा मार के लिखेगा, रट्टा मार के पास हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ क्या रहा है, वो हिस्ट्री क्या है, वो सोशियोलॉजी क्या है, वो साइंस क्या है, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, तो फिर वो पढ़ाई का मतलब क्या है। तो एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो उर्दू मीडियम में होना चाहिए। और अगर नहीं हो पाता, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास अच्छे उर्दू स्कूल नहीं है, तो आप घर में पढ़ाइए। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं उन सबको उर्दू आती है, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते। घर में पढ़ाइए, उसको बुक्स ला कर दीजिए उर्दू के बेसिक जो जनरल नॉलेज के बुक्स हैं आप उर्दू में ला के दीजिए। भले ही वो इंग्लिश में पढ़े, लेकिन कम से कम उसकी जनरल नॉलेज तो बढ़नी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि वो MPSC UPSC करे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो नीट कर रहा है, IIT कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका जनरल नॉलेज पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर वो अपनी मदर टंग में पढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने तो 1st से 10th तक उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की, मतलब मैंने मैथ और साइंस भी उर्दू में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ पर पहुँची। मेरी बहनों ने भी उर्दू मीडियम में अपने पूरी एजुकेशन लिया है, और मेरी 2 बहनें MBBS कर रही हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है बोलना कि आप उर्दू मीडियम से हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपके हार्डवर्क पे और आपकी नज़रिए की बात है कि आप किस तरह से उस चीज़ को लेते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। एक मतलब अगर बच्चे का बेस पक्का हो जाए ना, तो फिर वो कोई भी लैंग्वेज पे स्ट्रेंथन कर सकता है। इसके अलावा भी अगर जैसे क्वेश्चंस होंगे इसके बाद भी, तो हम डिनर के टाइम पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे अपने अल्फाज ख़त्म करना चाहूँगी। अल्लामा इक़बाल के कुछ शेर हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझे दरिया तो समंदर तराश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस खुलूस के साथ मुझे सुना, और इसके साथ मैं ख़त्म करती हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। दावत मीडिया YouTube चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।